मैंने बस अपनी फियांसे के वीचैट मोमेंट्स पर एक पोस्ट लाइक की थी, लेकिन उसी रात उसने कंपनी की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। उसने मेरे एलिज्ड मिसकंडक्ट का बहाना बनाकर पूरे महीने की सैलरी कट कर दी और उसी दिन अपने असिस्टेंट सॉन्ग यिचिन को $10 लाख की लग्जरी कार गिफ्ट कर दी। सभी कॉलीग्स मेरी तरफ दया से देख रहे थे। उन्हें लगा मैं हमेशा की तरह एंग्री हो जाऊंगा, लेकिन इस बार मैंने चुपचाप अपना सामान समेटा और रेजिग्नेशन उसके सामने रख दिया। मैंने कहा, अगर एक कॉलीग की वजह से मेरी पूरी सैलरी कट की जा सकती है तो मैं खुद ही रिसाइन कर देता हूं। इतने में सॉन्ग यिचिन बीच में बोल पड़ा, यान जी, इतनी छोटी बात पर जॉब मत छोड़ो। तुम इतने सालों से कंपनी में हो, प्रेसिडेंट सू हमेशा तुम्हारे साथ अच्छी रही हैं। अगर तुम अभी चले गए तो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे? उसकी बातें सुनकर सू वानरू और नाराज हो गई। वो बोली, अगर इसे जाना है तो जाने दो। मैंने इसके साथ कोई रॉन्ग बिहेवियर नहीं किया। उसने मेरा रेजिग्नेशन साइन किया और पेपर्स मेरे सामने फेंक दिए। पूरा ऑफिस तमाशा देख रहा था, लेकिन इस बार मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। मैंने चुपचाप रेजिग्नेशन उठाया और कहा, मैं अपना वर्क किसी को हैंड ओवर करके चला जाऊंगा। वो बोली, जरूरत नहीं, अभी निकल जाओ और कोई कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिलेगा। मेरे कुछ करीबी कॉलीग्स ने मुझे सॉरी बोलने की सलाह दी। वे जानते थे कि इस कंपनी को खड़ा करने में मैंने सू वानरू के साथ दिन रात मेहनत की थी, लेकिन इस बार मेरा डिसीजन बदलने वाला नहीं था। मैंने सबका थैंक्स किया, अपना सामान उठाया और बाहर निकल गया। जाते समय मैंने देखा सू वानरू की आंखों में पहली बार फियर था। उसे लगा था कि मैं पहले की तरह फिर रुक जाऊंगा, क्योंकि पहले भी सॉन्ग यिचिन की वजह से कई बार आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। एक बार तो उसने सबके सामने मेरा पूरे साल का बोनस भी कट कर दिया था। तब भी मैं जाने वाला था, लेकिन वापस लौट आया था। उसे कॉन्फिडेंस था कि इस बार भी ऐसा ही होगा, लेकिन उसे नहीं पता था मेरा पेशेंस अब खत्म हो चुका था। कंपनी से बाहर निकलते ही मेरे दोस्त का मैसेज आया। सुबह जब सू वानरू ने कहा था कि कंपनी की हालत खराब है और मेरी सैलरी कट करनी पड़ेगी, तो मैंने उसकी मदद के लिए अपने दोस्त से 5 लाख युआन बोरो करने तक का सोच लिया था। लेकिन तभी मैंने वीचैट पर सॉन्ग यिचिन की नई पोर्शे वाली पोस्ट देखी। तभी मुझे सब समझ आ गया। मेरी सैलरी इसलिए नहीं कटी थी कि कंपनी मुश्किल में थी, बल्कि इसलिए कि वो सॉन्ग यिचिन पर मनी लुटा रही थी। मैं बस हल्का सा स्माइल किया और बिना पीछे देखे वहां से निकल पड़ा। लेकिन कंपनी के गेट से बाहर आते ही पीछे से एक कार ने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी। मैं नीचे उतरा तो देखा सू वानरू और सॉन्ग यिचिन साथ खड़े थे। सॉन्ग यिचिन अपनी कार का डेंट देखकर बोला, फिर से यही हुआ। यान जी, तुमने मेरी कार को हिट कर दिया। उसने ऐसा ड्रामा किया जैसे सारी गलती मेरी हो। सू वानरू ने बिना कुछ पूछे मुझे स्कोल्ड करना शुरू कर दिया। यह देखकर मुझे हंसी आ गई। पिछले 1 साल से सॉन्ग यिचिन मेरा वर्क और मेरा क्रेडिट चुरा रहा था और हर गलती मेरे सिर डाल देता था। अब भी वही गेम चल रहा था। मैंने सोचा आर्ग्यूमेंट करने का कोई फायदा नहीं। मैं मुड़कर जाने लगा, लेकिन सू वानरू ने मुझे रोक लिया। मैंने सोचा वो फिर सॉन्ग यिचिन का साइड लेगी, लेकिन इस बार उसने मुझे अलग ले जाकर कहा, मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन वापस ले सकती हूं, बस यिचिन से सॉरी बोल दो और इस एक्सीडेंट का पूरा कॉम्पेंसेशन भी तुम ही दोगे। उसकी बात सुनकर मुझे सब समझ आ गया। मैंने नजर उठाकर सॉन्ग यिचिन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर पहले से ही जीत का घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसने मेरी तरफ तिरछी नजर से देखा, मानो उसे पहले ही पता हो कि सू वानरू क्या कहने वाली है। मैं हल्का सा हंसा और शांत आवाज में बोला, मैं एक पैसा भी कॉम्पेंसेशन नहीं दूंगा। पहले खुद पता कर लो कि इस रियर एंड कोलिजन का असली जिम्मेदार कौन है। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो सीधे पुलिस को बुला लेना। और वैसे भी मैं अब कंपनी छोड़ चुका हूं। इतना कहकर मैं मुड़ा और बिना पीछे देखे चला गया। पीछे से सू वानरू गुस्से में चिल्लाई, मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दिया था, बाद में पछताना मत। लेकिन मैंने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी। चलते चलते मैंने अपने दोस्त को एक मैसेज भेजा, मैंने जॉब छोड़ दी है। अगर सब ठीक रहा तो कल से तुम्हारी कंपनी ज्वाइन कर सकता हूं। आधे सेकंड के अंदर ही उसका कॉल आ गया। उसकी आवाज में साफ हैरानी थी। सच में? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर उसने हंसते हुए पूछा, तो सू वानरू का क्या होगा? मेरी दोस्त और सू वानरू ने लगभग एक ही समय पर अपना बिजनेस शुरू किया था, लेकिन उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज थे। सैलरी पैकेज भी कहीं बेहतर था। वो हमेशा चाहती थी कि मैं उसकी कंपनी ज्वाइन करूं। उसने मुझे बेहतर शेयर्स, ज्यादा प्रॉफिट और ऊंची पोजीशन तक देने का वादा किया था। उसे मेरे और सू वानरू के रिश्ते के बारे में सब पता था। फिर भी उसने मेरे लिए एक पार्ट टाइम पोजीशन तक रख छोड़ी थी। लेकिन हर बार मैंने बिना सोचे मना कर दिया, क्योंकि उस समय मेरी पूरी दुनिया सिर्फ सू वानरू थी। जब मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर चल रहा था, मैं बर्फ में बेहोश पड़ा था। अगर उस दिन सू वानरू मुझे वहां से उठाकर हॉस्पिटल न ले जाती तो शायद मैं ठंड से मर चुका होता। उसी एहसान के बदले मैंने अपने सारे सपने छोड़ दिए। अपना पूरा करियर दांव पर लगाकर उसकी कंपनी को खड़ा करने में लग गया। दोस्त के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का समय तय करने के बाद मैं अपना सामान पैक करने घर लौट आया। ये घर मैंने अपने पैसों से खरीदा था, लेकिन इसकी हर दीवार पर मेरे और सू वानरू की यादें बसी हुई थीं। अब मैंने तय कर लिया था कि मैं यहां दोबारा कभी नहीं रहूंगा। सबसे पहले मैंने बेड के नीचे रखा सामान निकालना शुरू किया। तभी मेरी नजर कई पुरानी पेंटिंग्स पर पड़ी। वे सारी पेंटिंग्स मैंने सू वानरू के लिए बनाई थी। एक समय था जब वो उन्हें अपने सबसे कीमती खजाने की तरह संभाल कर रखती थी, लेकिन जब से सॉन्ग यिचिन उसकी जिंदगी में आया, सब कुछ बदल गया।
अब उसे लगता था कि हाथ से बनाई गई पेंटिंग पुरानी चीज है। उसके मुताबिक कैमरा से फोटो लेना कहीं ज्यादा आसान और मॉडर्न था। धीरे धीरे उसे मेरी बनाई हुई पेंटिंग से भी नफरत होने लगी और आखिर में उसने उन्हें बेड के नीचे फेंक दिया। मैं व्यंग्य से मुस्कुराया, सारी पेंटिंग्स उठाकर बाथरूम के वॉश बेसिन में डाल दी, फिर एक कोने में आग लगा दी। धीरे धीरे लपटों ने हर पेंटिंग को निगल लिया, जब तक कि वहां सिर्फ एक मुट्ठी राख नहीं बची। सब खत्म करने के बाद मैंने घर की लगभग हर बेकार चीज फेंक दी, फिर अपना फोन उठाकर दोस्त की कंपनी के पास किराए का अपार्टमेंट ढूंढने लगा। लेकिन तभी मैंने देखा कि सॉन्ग येचिन ने कंपनी के ग्रुप चैट में एक फोटो भेजी थी। फोटो में वो और सू वैनरू साथ खड़े थे। पीछे दानमारू कासल का खूबसूरत दृश्य था। सू वैनरू के हाथों में कई बड़ी प्लश डॉल्स थीं। वो कैमरे की तरफ देखकर इतनी खुलकर मुस्कुरा रही थी जितना मैंने शायद उसे कभी मुस्कुराते नहीं देखा था। यह तस्वीर देखकर मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। मैं भी उसे कभी दानमारू कासल घुमाने लाया था। मैं सिर्फ गेम टोकन्स बदलने अंदर गया था, लेकिन मेरे लौटने से पहले ही वो नाराज होकर चली गई। उसने कहा था, मैं हर दिन बहुत बिजी रहती हूँ, मेरे पास तुम्हारे साथ ऐसी बचकानी गेम्स खेलने का समय नहीं है। मैं कड़वाहट से मुस्कुरा दिया। अब समझ आया, उसे बचकानी चीजों से नहीं, मुझसे नफरत थी। अगर ये सब पहले हुआ होता तो शायद मैं गुस्से में उसे तुरंत कॉल कर देता, लेकिन अब मेरे दिल में कोई हलचल ही नहीं बची थी। मैंने उस फोटो को देखा भी नहीं और फोन बंद कर दिया। 2 मिनट बाद जब दोबारा ग्रुप खोला तो देखा कि कई मैसेजेस वापस ले लिए गए थे, यहां तक कि सॉन्ग येचिन की वो फोटो भी डिलीट हो चुकी थी। मैंने सोचा आज भी सू वैनरू देर रात घर लौटेगी, लेकिन उम्मीद के उलट थोड़ी ही देर बाद वो मुस्कुराती हुई अंदर आई। लगता था अभी अभी उसकी सॉन्ग येचिन से फोन पर बात हुई थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मैंने जानबूझकर नजरें फेर लीं और बेडरूम की तरफ चला गया। मुझे पता था वो इंतजार कर रही थी कि मैं पहले की तरह उसे मनाने आऊं। हर बार चाहे गलती उसकी होती, माफी हमेशा मैं ही मांगता था। रिश्ता बचाने के लिए मैं अपना सम्मान तक छोड़ देता था। लेकिन अब मैं सचमुच थक चुका था। मैंने सिर झुकाया और अपना काम करता रहा। कुछ देर तक वो वहीं खड़ी रही, फिर चुपचाप उदास चेहरा लेकर कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, क्या तुमने ग्रुप में भेजी गई फोटो देखी? मैंने बिना सिर उठाए पूछा, कौन सी फोटो? मेरी बात सुनते ही उसने जैसे राहत की सांस ली, फिर बनावटी सहजता से बोली, कुछ नहीं, वर्क से जुड़ी एक फोटो गलती से गलत ग्रुप में भेज दी गई थी। मुझे उसकी बात बेहद अजीब लगी, लेकिन मैंने उसे बेनकाब करने की जरूरत नहीं समझी। मैं सिर्फ यही सोच रहा था, आखिर इतने सालों में उसने मुझसे और सॉन्ग येचिन से जुड़ी कितनी बातें छिपाई होंगी। कुछ पल बाद उसने फिर कहा, येचिन की कार ठीक हो गई है। मैं चुप रहा। मेरी खामोशी देखकर सू वैनरू ने धीरे से कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए इसे स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन येचिन की कार रिपेयर हो चुकी है। मैंने बिना सिर उठाए कहा, मेरी कार तो कबाड़ थी, उसे रिपेयर कराने जैसा कुछ था ही नहीं। सू वैनरू ने भौहें सिकोड़ ली। क्या मतलब? मैंने उसकी तरफ देखा। समझ नहीं आया कि वो अचानक किस बात पर नाराज हो रही थी। मुझे लगा कि वो फिर से गुस्सा करेगी, लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता है कि तुम अभी भी कंपनी की बात से नाराज हो, लेकिन इस दौरान सॉन्ग येचिन ने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने उसे टैलेंट समझकर ही वो कार गिफ्ट की है। उसकी बात सुनकर मुझे लगभग हंसी आ गई। सॉन्ग येचिन को कंपनी में स्पेशल एक्सेप्शन देकर भर्ती किया गया था। उसकी वर्क एबिलिटी इतनी खराब थी कि उसकी गलतियां गिनना भी मुश्किल था। एक बार मीटिंग के दौरान उसने क्लाइंट के लिए सिर्फ उबला हुआ पानी मंगवाया और अपने लिए मिल्क टी। दूसरी बार उसने पार्टनर कंपनी को कोटेशन भेजते समय गलती से हमारा रिजर्व प्राइस ही भेज दिया। उसे गलती से कंपनी को लाखों युआन का नुकसान हुआ। सच कहूं तो उसे कंपनी में रखना किसी निकम्मे इंसान को पालने से भी बदतर था। अगर मुझे कंपनी की असली हालत पता न होती तो शायद मैं भी सू वैनरू की बातों पर विश्वास कर लेता। मैं चुप रहा, लेकिन सू वैनरू फिर बोली, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, शादी के बाद पूरी कंपनी तुम्हारी ही तो होगी, फिर अभी सैलरी के लिए इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं जो कुछ भी करती हूं कंपनी के भले के लिए करती हूं। मैं नहीं चाहती कि दूसरे कॉलीग सोचें कि मैं तुम्हारे साथ पार्शियलिटी करती हूं। मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया। मुझे पता था ये सब सिर्फ बहाने थे। कंपनी का हर कर्मचारी जानता था कि सू वैनरू मेरे और सॉन्ग येचिन के साथ कितना अलग व्यवहार करती थी। मैं 3 दिन तक मेहनत करके कोई प्रोजेक्ट पूरा करता और आखिरी समय पर वो उसे सॉन्ग येचिन के नाम कर देती। वो सिर्फ एक पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाता और पूरे प्रोजेक्ट का क्रेडिट उसी को मिल जाता। मैं कई दिनों तक किसी क्लाइंट से नेगोशिएशन करता, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने ही वाला होता, तभी सू वैनरू मुझे हटाकर सॉन्ग येचिन को क्लाइंट डिनर पर ले जाती। आखिर में कॉन्ट्रैक्ट उसी के नाम हो जाता। ऐसी घटनाएं 1-2 बार नहीं बल्कि अनगिनत बार हुई थी। धीरे धीरे पूरी कंपनी को लगने लगा कि सू वैनरू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसी वजह से ऑफिस में मुझे ताने, अपमान और बुलिंग तक झेलनी पड़ी। उसे सब दिखाई देता था, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं किया। मैं अब सफाई देना भी नहीं चाहता था। मैंने सिर्फ इतना कहा, अब मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। मेरा कंपनी से कोई रिश्ता नहीं रहा। आगे जो करना है तुम खुद तय करो।
सु वानरू ने धीरे से आह भरी। वो मेरे पास आई और अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर रख दिए। धीरे से बोली, असल में मेरा भी थोड़ा सेल्फिश मोटिव है। मैं चाहती हूं कि तुम कुछ समय आराम करो और हमारी शादी की तैयारी करो। फिर वो मुस्कुराई और बोली, वैसे तुम मुझे कब प्रपोज करने वाले हो? उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल शांत रहा, क्योंकि यह पहली बार नहीं था। मैं पहले भी कई बार उसे शादी के लिए पूछ चुका था। हर बार उसने मुझे ठुकरा दिया था। लेकिन जब भी उसे लगता कि मैं उससे दूर हो रहा हूं, वो शादी का सपना दिखाकर मुझे फिर से रोक लेती। कई बार तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं, बल्कि उसके इशारों पर चलने वाला कोई पालतू कुत्ता हूं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सु वानरू ने हंसते हुए मेरी ठुड्डी सहलाई, जैसे किसी पपी को मना रही हो। गुस्सा मत हो, जरा मुस्कुरा दो। वो मुझे मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो मेरे और करीब आई, मुझे उसके शरीर से फिर वही सॉन्ग येचेन का परफ्यूम महसूस हुआ। अचानक मेरे पेट में मिचली सी उठी। मैंने तुरंत उसे अपने से दूर धक्का दे दिया। फिर जेब से एक वेट टिश्यू निकाला और अपनी उंगलियां बार बार पोंछने लगा। यह देखकर सु वानरू जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसने अविश्वास से पूछा, तुम मुझसे घिन करने लगे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस शांत स्वर में कहा, मुझे बाहर जाना है, पहले कपड़े बदल लूं। इतना कहकर मैं मुड़ा और अपने कमरे की तरफ चल दिया। सु वानरू भी मेरे पीछे आने लगी, लेकिन इस बार मैंने बिना झिझक दरवाजा बंद किया और अंदर से लॉक कर दिया। बाहर से उसकी गुस्से भरी आवाज आई, ठीक है पेयान जी, बाद में पछताना मत। इतना कहकर उसने गुस्से में दरवाजे पर जोर से लात मारी। कुछ देर तक बाहर सन्नाटा रहा, फिर उसके कदमों की आवाज दूर चली गई। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो पूरा लिविंग रूम खाली था। उसी समय सु वानरू ने कंपनी के ग्रुप चैट में मैसेज भेजा, आज रात मैं सबको डिनर ट्रीट दे रही हूं, कौन कौन आएगा? पूरे ग्रुप में सन्नाटा छाया रहा। सिर्फ सॉन्ग येचेन ने लगातार 3 हैप्पी इमोजी भेज दिए। मैं समझ गया, ये सब जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए किया गया था। मैंने फोन दोबारा देखने की भी जहमत नहीं उठाई, कपड़े बदले और नया किराए का घर फाइनल करने निकल गया। उसके बाद मैंने रियल एस्टेट एजेंट से संपर्क किया। मैं चाहता था कि वो मेरा मौजूदा घर बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दे, लेकिन एजेंट ने मुझे बताया, घर आपने खरीदा है, लेकिन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट पर ओनर के रूप में सु वानरू का नाम दर्ज है, इसलिए घर बेचने के लिए उनका मौजूद होना जरूरी है। अगर वो नहीं आ सकती तो उन्हें पावर ऑफ अटर्नी पर साइन करना होगा। मेरे पास उसे फिर से मैसेज भेजने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जैसे ही मैसेज भेजा, चैट विंडो में लाल रंग का एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई दिया। उसने मुझे फिर से ब्लॉक कर दिया था। यह पहली बार नहीं था। जब भी हमारा झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ जाता, सु वानरू मुझे ब्लॉक कर देती और घर छोड़कर चली जाती। हर बार मैं उसकी सेफ्टी की चिंता में परेशान रहता। कभी किसी और का फोन लेकर उसे कॉल करता और बहुत विनम्रता से कहता, प्लीज मुझे अनब्लॉक कर दो। लेकिन फोन उठाते ही उसका पहला सवाल हमेशा यही होता था, क्या अब तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई? अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो एहसास होता है कि इस रिश्ते को बचाने के लिए मैंने अपनी इज्जत, अपना स्वाभिमान और न जाने क्या क्या कुर्बान कर दिया था। इन सब के बारे में सोचने के बाद आखिरकार मैंने फिर भी सु वानरू को कॉल किया। मैं आज शाम वापस आऊंगा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, उसने ठंडे लहजे में कहा। अगर कोई काम है तो अभी बोलो, मैंने शांत स्वर में जवाब दिया। आमने सामने बात करना बेहतर रहेगा। तुरंत ही उसकी आवाज और सख्त हो गई। पेयान जी, मैं जो कहूं तुम्हें वही करना होगा। क्या मैं तुम्हारी कुछ लगती हूं? यही है तुम्हारा माफी मांगने का तरीका? क्या इसलिए कि पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारे साथ थोड़ा नरम रही हूं, अब तुमने माफी मांगना भी छोड़ दिया? उसके व्यंग्य से भरे शब्द सुनकर मैंने हमेशा की तरह अपनी आवाज धीमी कर ली। सॉरी, मेरी गलती थी। वैसे भी मैं अपनी इच्छा के खिलाफ न जाने कितनी बार उससे माफी मांग चुका था। एक और सॉरी कह देने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। और इस बार यह माफी सिर्फ उस घर के लिए थी। घर मैंने खरीदा था, लेकिन अगर सु वानरू जिद पर अड़ जाती और प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर साइन करने से मना कर देती तो मैं वो घर बेच ही नहीं सकता था। भले ही मेरे पास सारे इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स मौजूद थे, फिर भी मुझे कोर्ट में मुकदमा करना पड़ता। वो तमाशा खड़ा कर सकती थी, लेकिन मेरे पास इतना समय बर्बाद करने की गुंजाइश नहीं थी जैसा मैंने सोचा था। मेरी माफी सुनते ही सु वानरू का लहजा थोड़ा नरम पड़ गया। मैंने मौका देखकर फोन तुरंत काट दिया। मेरे दिल में अब कोई भावना नहीं बची थी। उसके बाद मैंने घर की लिस्टिंग वेबसाइट पर डाल दी ताकि वो जल्दी बिक जाए। मैंने जानबूझकर उसकी कीमत भी मार्केट प्राइस से कम रखी। ये सब खत्म करके मैं अपने दोस्त की कंपनी गया और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। मेरा दोस्त बेहद एक्साइटेड था। वो बार बार पूछ रहा था, सच बताओ, मैं सपना तो नहीं देख रहा? उसने तो मेरी वेलकम पार्टी तक अरेंज कर दी। मैं पहले जल्दी घर लौटना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि सु वानरू कब लौटेगी, इसलिए मैं भी डिनर में रुक गया। कई राउंड ड्रिंक्स चलने के बाद मैं वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकला। तभी बगल वाले प्राइवेट रूम से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मैं अनायास ही रुक गया। दरवाजे की हल्की सी दरार से अंदर झांका और जो देखा उसने मेरे दिल को पूरी तरह ठंडा कर दिया। अंदर सु वानरू सॉन्ग येचेन की बाहों में थी। मुझे नहीं पता वे क्या बात कर रहे थे, लेकिन सु वानरू इतनी जोर से हंस रही थी कि उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसी पल
सॉन्ग यिचेन ने मौका देखकर अपना सिर झुकाया और सीधे उसके होंठों को चूम लिया। सू वानरू एक पल के लिए चौंक गई, फिर उसने उसे तुरंत नहीं हटाया। सॉन्ग यिचेन ने उदास आवाज में कहा, प्रेसिडेंट सू, आप और ब्रदर यान का ब्रेकअप कब होगा? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। हर दिन आपको उसके साथ देखकर मेरा दिल टूट जाता है। क्या क्या आप अभी भी उसे पसंद करती हैं? कुछ पल की चुप्पी के बाद सू वैनरू ने धीरे से उसके होंठों को छुआ, फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली, मेरे दिल में वो तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर सकता, लेकिन कंपनी अभी अभी बड़ी हुई है। अगर मैं अभी उससे ब्रेकअप करके तुम्हारे साथ रहने लगूं तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। मुझे डर है कि उसका असर तुम्हारे फ्यूचर पर पड़ेगा। थोड़ा और इंतजार करो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस पल मुझे हर बात समझ आ गई। असलियत यही थी, मैं बस एक इस्तेमाल किया जाने वाला मोहरा था। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे, बिल्कुल किसी प्यार में डूबे कपल की तरह। मैंने आगे देखने की जरूरत ही नहीं समझी। चुपचाप वापस अपने रूम में लौट आया, कुछ और ड्रिंक्स पी, दोस्तों के साथ पुरानी यादें ताजा की और देर रात तक वहीं बैठा रहा। जब मैं अंडरग्राउंड पार्किंग गराज पहुंचा तो मेरा दोस्त अचानक मुझे एक बिल्कुल नई पोर्शे के सामने ले गया। मुस्कुराकर बोला, कैसी लगी? मैंने सोचा शायद उसने खुद नई कार खरीदी है। मैं उसकी तारीफ करने ही वाला था कि उसने अचानक कार की मेरे हाथ में रख दी। ये तुम्हारे लिए है। मैं एकदम चौंक गया। वो हंसते हुए बोला, तुम्हारी पुरानी कार तो अब कबाड़ बन चुकी है। उसे देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुरंत मना करने लगा, लेकिन उसने पहले ही मेरा इरादा समझ लिया। वो हंसकर बोला, मुझे सब पता है। सुना है सू वैनरू ने तुम्हारी कंपनी के उस नए लड़के को भी लग्जरी कार दे दी, जिसकी एबिलिटी इतनी खराब है। अगर वो पोर्शे चला सकता है तो तुम उससे कहीं ज्यादा हकदार हो। फिर उसने सिर हिलाकर कहा, वैसे मैंने उसके बनाए हुए डिजाइन्स भी देखे हैं। हर प्रोजेक्ट में उसकी स्टाइल अलग होती है। कोई भी देखकर समझ जाएगा कि उसने कॉपी किया है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। वो बिल्कुल सही कह रहा था। वे सारे डिजाइन्स असल में मैंने और मेरी टीम ने बनाए थे। हर बार प्रोजेक्ट पूरा होने से ठीक पहले सू वैनरू उन्हें सॉन्ग यिचेन के नाम कर देती थी। इसीलिए उसकी डिजाइन स्टाइल हर बार बदल जाती थी। बाहर के लोग भी ये समझ जाते थे, लेकिन सू वैनरू को कभी कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं फिर भी कार लेने से मना करने लगा। मेरा दोस्त नाराज होकर बोला, किसने कहा यह गिफ्ट है? इसकी कीमत तुम्हारी फ्यूचर सैलरी से कटेगी। मेरी गुडविल ठुकराने की कोशिश मत करो। मैं हंस पड़ा। इस कार की कीमत मेरी कई सालों की सैलरी के बराबर थी। मुझे पता था वो सिर्फ बहाना बना रहा है, इसलिए इस बार मैंने इनकार नहीं किया। मैंने मुस्कुराकर उसे थैंक यू कहा। कुछ देर और बातें करने के बाद हम दोनों ने डेजिग्नेटेड ड्राइवर बुलाया और अपने अपने घर लौट गए। घर पहुंचते समय मुझे लगा सू वानरू अभी तक नहीं लौटी होगी, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मैं ठिठक गया। वो पहले से ही सोफा पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही उसने ठंडी नजर से पूछा, तुम कहां थे? क्या तुमने नहीं कहा था कि शाम को मुझसे मिलने वापस आओगे? तो फिर इतनी देर तक कहां घूम रहे थे? मैं थोड़ा हैरान था। वो तो हमेशा सॉन्ग यिचेन के साथ देर रात लौटती थी, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? लेकिन तभी होटल का वही सीन याद आ गया जहां वो सॉन्ग यिचेन की बाहों में थी। मुझे घिन महसूस हुई। मैं चुपचाप अंदर गया, बैग से पावर ऑफ अटर्नी निकाली। तभी उसने मुझे रोक लिया। तुमने अल्कोहल पी है? तुमने कहा था मेरे बिना कभी अल्कोहल नहीं पियोगे। मैं हल्का सा हंस दिया। मतलब मैं सिर्फ उसके काम के लिए ही अल्कोहल पी सकता था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सू वानरू ने मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे की स्माइल धीरे धीरे गायब होने लगी। उसे लगा मैं उसके और सॉन्ग यिचेन को लेकर जेलस हूं। वो बोली, तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मैं उसके साथ डिनर पर गई थी, है ना? तुम बेवजह ओवरथिंक कर रहे हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बैग से पावर ऑफ अटर्नी निकालकर उसके सामने रख दी। पहले इस पर साइन कर दो। उसने बिना देखे कहा, यह क्या है? फिर कोई अपॉलॉजी लेटर? मैं हल्का सा मुस्कुराया। पहले उसे मनाने के लिए मैं सच में हाथ से अपॉलॉजी लेटर्स लिखा करता था, लेकिन इस बार यह अपॉलॉजी लेटर नहीं था। यह घर बेचने का पावर ऑफ अटर्नी था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन देखते ही उसने तुरंत कॉल उठा ली। दूसरी तरफ सॉन्ग यिचेन घबराया हुआ था। प्रेसिडेंट सू, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है। मैं बहुत डर गया हूं। सू वानरू तुरंत बेचैन हो गई। लोकेशन भेजो, मैं अभी आती हूं। वो जाने लगी। मैंने फिर डॉक्यूमेंट्स उसकी तरफ बढ़ाए। पहले इस पर साइन कर दो, बहुत जरूरी है। वो गुस्से से बोली, पेई यानजी, तुम्हें जरा भी ह्यूमैनिटी नहीं है? यिचेन मुश्किल में है और तुम्हें सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स की पड़ी है। मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, बस डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ में दे दिए। उसी समय फोन से फिर सॉन्ग यिचेन की घबराई हुई आवाज आई। सू वैनरू ने बिना पढ़े ही डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए और तुरंत वहां से चली गई। उस रात वो घर नहीं लौटी, लेकिन सॉन्ग यिचेन के कई मैसेजेस आए। तुमने होटल में सब देख लिया था, है ना? सू वैनरू हमेशा मेरी बात मानेगी। बेहतर होगा तुम खुद पीछे हट जाओ। मैंने सिर्फ एक रिप्लाई भेजा, जिस दिन सू वैनरू तुमसे तंग आ जाएगी उस दिन खुद ही चले जाना। उसके बाद उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। अगली सुबह मैंने साइन डॉक्यूमेंट्स एजेंट को भेज दिए। उसी दिन एक बायर आया। उसे घर पसंद आया। शाम तक डील तय हो गई। 2 दिन बाद घर खाली करना था और मैं भी 2 दिन बाद ही जाने वाला था।
घर लौटा तो किचन से हंसी की आवाज आ रही थी। अंदर देखा, सॉन्ग येचेन सू वानरू का हाथ पकड़े खड़ा था। दोनों बहुत करीब थे। सॉन्ग येचेन ने मेरे पजामाज और स्लीपर्स पहन रखे थे, जैसे वही इस घर का मालिक हो। दोनों हंस रहे थे। मुझे देखकर सू वानरू जल्दी से पीछे हट गई। थोड़ी घबराई हुई बोली, तुम अभी कैसे आ गए? सॉन्ग येचेन मुस्कुराकर बोला, भाई यान जी, मैं तो बस प्रेसिडेंट सू को वेजिटेबल्स धोना सिखा रहा था। उसकी आंखों में साफ घमंड था। शायद उसे लगा मैं गुस्सा करूंगा, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने शांत होकर कहा, तुम लोग आराम से बात करो, मैं अपने रूम में जा रहा हूं। दोनों मेरी तरफ हैरानी से देखने लगे। उन्हें मेरी ऐसी रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। कुछ पल बाद सू वानरू बोली, आज येचेन का बर्थडे है, इसलिए मैं उसे घर ले आई। पहले वो कभी एक्सप्लेनेशन नहीं देती थी, सीधे कहती, अगर पसंद नहीं है तो घर छोड़ दो। लेकिन अब उसे खुद अपनी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही थी, और मुझे अब सच में कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे मेरा बर्थडे तक याद नहीं था, लेकिन सॉन्ग येचेन का बर्थडे पूरे मन से मना रही थी। मैंने बस इतना कहा, ठीक है, एंजॉय करो, और अपने रूम में चला गया। मेरा ज्यादातर सामान पैक हो चुका था, बस कुछ क्लोथ्स और बुक्स बची थी। तभी डोर खुला। सॉन्ग येचेन हाथ में केक का छोटा टुकड़ा लेकर अंदर आया। रूम को देखकर मुस्कुराया। लगता है तुम सच में यहां से जाने की तैयारी कर रहे हो। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। मैं अपने दोस्त से घर शिफ्ट करने की बात करता रहा। वो चिढ़ गया। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, सुनाई नहीं देता क्या? मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे रूम की इतनी चिंता क्यों? ड्रामा क्यों कर रहे हो? उसी टाइम बाहर से फुटस्टेप्स की आवाज आई। अचानक सॉन्ग येचेन ने केक जमीन पर फेंक दिया और खुद भी चीखते हुए गिर गया। अगले ही मोमेंट प्रेसिडेंट सू अंदर दौड़ती हुई आई। उसने मुझे धक्का देकर सॉन्ग येचेन को उठाया। मैं पीछे लड़खड़ा गया। ब्रोकन प्लेट का एक पीस मेरी हील में घुस गया। खून निकलने लगा, लेकिन प्रेसिडेंट सू की नजर सिर्फ सॉन्ग येचेन पर थी। सॉन्ग येचेन रोते हुए बोला, मैं तो भाई यंजी के लिए केक लाया था, लेकिन इन्होंने मुझे धक्का दे दिया। प्रेसिडेंट सू गुस्से से मेरी तरफ मुड़ी। पे यंजी, सिर्फ इसलिए कि तुम उसे पसंद नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस पर हाथ उठाओ। अभी उससे सॉरी बोलो, वरना हम यही रिलेशनशिप खत्म कर देंगे। मैं हंस पड़ा। पहले यही थ्रेट सुनकर मैं डर जाता था, उसे मनाने लगता था, लेकिन अब मैं पहले ही डिसीजन ले चुका था। मैंने शांत होकर कहा, ठीक है, ब्रेकअप कर लेते हैं। मेरी बात सुनकर प्रेसिडेंट सू का चेहरा बदल गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ। क्या कहा तुमने? मैंने दोबारा कहा, मैं ब्रेकअप के लिए रेडी हूं। इस बार वो सच में घबरा गई। गुस्से में बोली, इतनी सी बात पर रिलेशनशिप तोड़ दोगे? मैं चुप रहा। तभी सॉन्ग येचेन धीरे से बोला, प्रेसिडेंट सू, इन्होंने खुद ही मान लिया है। लेकिन प्रेसिडेंट सू ने उसे बीच में ही रोक दिया। चुप रहो, ये हमारे बीच की बात है। शायद पहली बार उसने सॉन्ग येचेन से इतनी सख्ती से बात की थी। सॉन्ग येचेन चुपचाप बाहर चला गया। रूम में सन्नाटा छा गया। तभी प्रेसिडेंट सू की नजर मेरे पैर पर पड़ी। खून देखकर उसका चेहरा बदल गया। वो धीरे से बोली, तुम्हारे पैर में चोट लगी है, मुझे बताया क्यों नहीं? वो बंडेज ढूंढने लगी, लेकिन मैं जानता था ये सिर्फ टॉपिक चेंज करने का बहाना था। जब भी उसे कोई बात पसंद नहीं आती, वो ऐसे ही टॉपिक बदल देती थी। वो कबर्ड में मेडिसिन ढूंढ रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था 2 साल पहले जब मुझे तेज फीवर था और वो सॉन्ग येचेन के साथ बाहर घूम रही थी, उसी दिन मैंने मेडिसिन की जगह बदल दी थी। कुछ देर ढूंढने के बाद उसने रूम की तरफ देखा, फिर धीरे से पूछा, यान जी, तुम्हारे रूम से इतनी सारी चीजें कहां चली गईं? अब उसे आखिरकार कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मैंने उससे कुछ नहीं छिपाया। शांत स्वर में कहा, मैंने ये घर बेच दिया है, बायर मिल चुका है। 2 दिन बाद हाउस हैंडओवर हो जाएगा। तुम भी कल अपना सामान ले जाने के लिए किसी को बुला लेना। सू वानरू एक पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गई। वो गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन अगले ही पल अचानक हंस पड़ी। बस भी करो, इस घर में मेरा भी हिस्सा है। मेरे सिग्नेचर के बिना तुम इसे कैसे बेच सकते हो? फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है यान जी, मुझे पता है तुम अभी भी नाराज हो। मैं अभी येचेन को जाने के लिए कह देती हूं। अब ड्रामा करना बंद करो, ठीक है? उसे अब भी यकीन नहीं था कि मैं सचमुच जा रहा हूं। मैंने बिना कुछ कहे टेबल पर रखा सेल अग्रीमेंट उठाया और उसके हाथ में दे दिया। यह हाउस सेल कॉन्ट्रैक्ट है और आखिरी पेज पर तुम्हारा ऑथराइजेशन अग्रीमेंट भी लगा हुआ है। एजेंट ने कहा है कि इसके बाद अलग से सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वैसे यह ऑथराइजेशन उसी दिन साइन हुआ था जब सॉन्ग येचेन ने ड्रिंक करके कार चलाई थी। शायद तुम्हें याद ना हो, लेकिन इसकी लीगल वैलिडिटी पूरी है। सू वानरू ने कांपते हाथों से कॉन्ट्रैक्ट खोला। आखिरी पेज देखते ही उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। वो अचानक मुझ पर चिल्लाई, मेरी परमिशन के बिना तुमने ये घर बेचने की हिम्मत कैसे की? मैं हंस पड़ा। मैंने कंपनी से कुछ भी नहीं लिया, लेकिन ये घर मैंने अपने पैसों से खरीदा था। इसे बेचना मेरा हक है। और जहां तक तुम्हारी रहने की बात है, मुझे याद है तुमने सॉन्ग येचेन के लिए शहर के बाहर एक नया हाउस खरीदा है। तुम बेघर नहीं हो, वहां जाकर रह सकती हो। इसलिए मुझे यह घर बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। मेरी बात सुनकर सू वानरू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मुझे लगा अब वो भी ब्रेकअप मान लेगी, लेकिन मेरी उम्मीद के उलट उसने खुद को शांत किया। फिर धीमी आवाज में बोली, वो घर
असल में मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहती थी। वो सॉन्ग यिचेन के लिए नहीं था। मैंने सिर्फ उसका नाम इसलिए लिखा ताकि उसे यहां अपनापन महसूस हो। अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं कल ही उसका नाम हटवा दूंगी। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हम इतने साल साथ रहे हैं, क्या हम ऐसे ही अलग हो सकते हैं? यान जी, मुझे पता है कि तुम अभी गुस्से में हो। पहले दोनों थोड़ा काम हो जाते हैं, कल आराम से बात करेंगे। इतना कहकर वो हमेशा की तरह मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। हर बार जब भी हमारे बीच कोई बड़ा झगड़ा होता, वो यही तरीका अपनाती। पहले ऐसा दिखाती मानो उसे अब भी मुझसे बहुत प्यार हो, फिर कहती पहले शांत हो जाओ, और उसके बाद मैं खुद ही अपने मन को समझाता, खुद को यकीन दिलाता कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। फिर सबसे पहले मैं ही उसके पास जाकर माफी मांगता। शायद इस बार भी उसे लगा होगा कि मैं पहले की तरह उसके पीछे आऊंगा, लेकिन वो गलत थी। उसके जाने के बाद मैंने चुपचाप अपने पैर की चोट साफ की, दवा लगाई और पट्टी बांध दी। जब दोबारा बाहर आया तो सू वानरू और सॉन्ग यिचेन दोनों जा चुके थे। डाइनिंग टेबल पर आधा बचा हुआ खाना पड़ा था, जमीन पर आधी जली हुई कैंडल बुझ चुकी थी। पहले मैं हमेशा घर की सफाई खुद करता था। मैं कभी नहीं चाहता था कि सू वानरू किसी भी बात की चिंता करे। धीरे धीरे ये मेरी आदत बन गई, लेकिन आज मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची थी। मैंने कुछ भी साफ नहीं किया, सीधे नहाकर सो गया। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकला तो पूरा घर चमक रहा था, हर चीज अपनी जगह पर थी। मैंने हैरानी से किचन की तरफ देखा। सू वानरू वहां एप्रन पहने खड़ी थी। वो नाश्ता बना रही थी। मुझे देखते ही मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हें बाद में कॉल करने वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ तुम उठ गए। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पूरा घर साफ कर दिया, डिसइंफेक्ट भी कर दिया है। उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था मानो कल रात हमारे बीच कुछ हुआ ही ना हो। अगर ये पहले होता तो मैं उसकी हर छोटी सी कोशिश की दिल खोलकर तारीफ करता, उसकी सफाई की, उसके बनाए नाश्ते की, और उसकी हर बात का इमोशनल रिस्पॉन्स देता। यहां तक कि अगर सफाई के बाद भी कहीं गंदगी रह जाती तो मैं जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर देता। लेकिन अब मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन अब मैं आराम से खाता, हंसता और कभी कभी हल्की फुल्की नोक-झोंक भी कर लेता था। सुवानरू ने देखा कि मैं थोड़ा ठंडा और उदास सा हूं, लेकिन वो जल्द ही फिर से मुस्कुरा दी और 2 प्लेट ब्रेकफास्ट लेकर मेरे पास आई। मैंने अभी अभी ये बनाया है, ट्राई करके देखो। मैंने नजर डाली। वो चीज से बने 2 डिशेस थे। देखने में वे सचमुच बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। सच कहूं तो शायद ये पहली बार था जब सू वानरू ने मेरे लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाया था। दिल तो छू गया, लेकिन लगता था कि वो ये भूल गई थी कि मुझे चीज से एलर्जी है। सू वानरू का चेहरा थोड़ा बदल गया। मुझे याद नहीं, क्या तुमने कभी गलती से चीज खाया था और फिर गंभीर एलर्जी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे? उसने हैरानी से पूछा। मैंने बस चुपचाप सिर हिला दिया। आखिर हमारा ब्रेकअप हो चुका था। उसका मेरा सब कुछ भूल जाना अब बिल्कुल सामान्य बात थी। सू वानरू ने झुंझलाकर अपनी प्लेट जोर से मेज पर पटक दी। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा, फिर अपना धैर्य खो बैठी और जोर से दरवाजा बंद करके बाहर चली गई। यहीं से हमारे बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। मैंने बेबस होकर एक लंबी सांस ली और आखिर में एक क्लीनर बुलाकर सब कुछ साफ करवाया। उसी दौरान मैंने सू वानरू का सारा सामान पैक किया और उसके उपनगर वाले पते पर भिजवा दिया। तय समय पर मैंने घर भी आसानी से हैंड ओवर कर दिया। तब जाकर सू वानरू को एहसास हुआ कि मेरा ब्रेकअप कोई धमकी या नाटक नहीं था। उसने मुझे ताना मारते हुए एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। जब उसने देखा कि मैं कोई जवाब नहीं दे रहा हूं तो उसने अपने वीचैट मोमेंट्स पर बार बार अपनी और सॉन्ग यिचेन की तस्वीरें पोस्ट करनी शुरू कर दी। मुझे पता था कि वो जानबूझकर मुझे जलाने की कोशिश कर रही थी। वो चाहती थी कि मैं जलूं, गुस्सा करूं और वापस उसके पास लौटने की भीख मांगूं। फिर वो एहसान जताते हुए मेरे सामने तरह तरह की शर्तें रखे, लेकिन अब मुझे इनमें से किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन मैं सिर्फ एक मीट एंड ग्रीट की पोस्ट देख रहा था, लेकिन गलती से उसकी वीचैट मोमेंट्स की एक पोस्ट लाइक हो गई। मुझे लगा इससे बेवजह परेशानी होगी, इसलिए मैंने तुरंत लाइक हटा दिया। उसके बाद मैंने उसकी मोमेंट्स की नोटिफिकेशंस भी बंद कर दी और फिर से अपने काम पर ध्यान देने लगा। मेरे आने के बाद मेरे दोस्त की कंपनी के प्रोजेक्ट्स लगातार पूरे होने लगे। कंपनी का बिजनेस भी तेजी से बढ़ने लगा, यहां तक कि करोड़ों के प्रॉफिट वाला एक बड़ा कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट भी लगभग तय हो गया। उसी दिन मैं और मेरा दोस्त एक प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा करने के लिए अपॉइंटमेंट पर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक सू वानरू का मैसेज आया। उसने एक प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट की फोटो भेजी। रिपोर्ट पर साफ साफ उसका नाम लिखा था। कैसा लगा? अगले ही पल उसका दूसरा मैसेज आया। मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उसने खुद ही लिखा, रिलैक्स, मैं मजाक कर रही हूं, ये रिपोर्ट नकली है। लेकिन सच सच बताओ, इसे देखकर तुम्हें जरा भी जलन नहीं हुई? क्या तुम सच में ये स्वीकार कर सकते हो कि मैं किसी और के बच्चे की मां बनने वाली हूं? मैं हल्का सा मुस्कुराया और आईने में खुद को देखा। मेरा चेहरा पूरी तरह शांत था। मेरी कलाई पर बैंधा स्मार्ट ब्रेसलेट भी बता रहा था कि मेरी हार्ट रेट बिल्कुल सामान्य थी। मैं सचमुच ये स्वीकार कर चुका था कि अब सू वानरू किसी और की है। असल में मैं उसे जवाब भी नहीं देना चाहता था, लेकिन सॉन्ग यिचेन की बार बार की उकसाहट याद आते ही मुझे लगा कि एक बार साफ साफ बात खत्म कर देनी चाहिए। मैंने उसे विनम्रता से लिखा, अब जब तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है तो कृपया मुझसे ऐसी बातें मत किया करो जिनकी कोई सीमा नहीं है।
वरना तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड को गलतफहमी हो सकती है। मैसेज भेजने के बाद कई मिनट तक सामने टाइपिंग दिखाई देता रहा। आखिरकार सुवानरू का जवाब आया, पे यानजी, बस दिखावा करते रहो। मैं देखूंगी कि तुम कब तक ये नाटक करते रहोगे। अगर तुम अब भी मुझसे प्यार नहीं करते तो फिर मुझ पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुमने चुपके से मेरी मोमेंट्स भी लाइक की थी। फिर उसने एक और मैसेज भेजा, अब तक मेरे और येचेन के बीच कुछ भी नहीं हुआ है। वो सिर्फ मेरी मदद कर रहा है ताकि हम दोनों फिर से साथ आ सकें। उसकी खातिर मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूं। लेकिन मैं सिर्फ हंस पड़ा। जरूरत नहीं। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया। शायद उसे अब भी लगता था कि उसके एक इशारे पर मैं वापस लौट आऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द उसे समझ आ जाएगा कि इस बार मैं सचमुच उससे हमेशा के लिए ब्रेकअप कर चुका हूं। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और अपना पूरा ध्यान अपने करियर पर लगा दिया। उस रात मैं और मेरा दोस्त एक कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट पर बातचीत करने गए। डील बहुत अच्छी रही। मेरा दोस्त इतना खुश हुआ कि उसने उसी इंडस्ट्री के कई बड़े बॉसेस से मेरी मुलाकात कराई। जैसे ही हम मिले, उसने मुस्कुराकर कहा, ये मेरे पार्टनर पे यानजी हैं। उन सभी का मेरे प्रति सम्मान देखकर मैं थोड़ा भावुक हो गया। पहले जब मैं सू वानरू के साथ इसी सर्कल में आता था तो वो हमेशा सबके सामने कहती थी कि मैं उसका पार्टनर नहीं बल्कि उसका एक मामूली एम्प्लॉई हूं। धीरे धीरे उन सभी बॉसेस ने भी मेरा सम्मान करना छोड़ दिया था। तभी उनमें से एक बॉस अचानक मेरे पास आया, यानजी, क्या तुमने किसी को नाराज कर दिया है? अभी पता चला है कि तुम्हें हमारी पूरी इंडस्ट्री की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। मुझे अपनी ही कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत मुझे अंदरूनी रिकॉर्ड्स दिखाए। इंडस्ट्री के बड़े लोगों ने आपस में एक ब्लैक लिस्ट बनाई थी ताकि भविष्य में किसी परेशानी से बचा जा सके। उस ब्लैक लिस्ट में मेरा नाम और फोटो साफ साफ दर्ज था और उसके सामने कारण लिखा था, मैनेजमेंट की अवज्ञा करना और दूसरे सहकर्मियों के साथ सहयोग न करना, ऑपरेट न करने वाला, जेलस, बैड कैरेक्टर। उसे देखते ही मुझे समझ आ गया कि यह सब किसने किया है। मेरी चुप्पी देखकर वो मुस्कुराया, भाई, मैं जानता हूं कि तुम ऐसे इंसान नहीं हो। किसी ने जानबूझकर तुम्हें टारगेट किया है। टेंशन मत लो। इतना कहकर उसने बिना किसी हेजिटेशन के वहीं मेरा नाम ब्लैकलिस्ट से हटा दिया। मैंने उसका थैंक्स किया, लेकिन मन ही मन मैं सोचने लगा, अगर मेरी जगह कोई आम जॉब सीकर होता तो शायद उसकी पूरी करियर यहीं बर्बाद हो जाती। उसकी पूरी लाइफ इसी फेक ब्लैकलिस्ट की वजह से बर्बाद हो जाती। इसी बीच मेरा दोस्त, जिसने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, हमारे कंधों पर हाथ रखकर हमें वापस पार्टी में ले गया और जबरदस्ती कुछ और पैग्स पिला दिए। रात काफी हो चुकी थी। हम दोनों सभी गेस्ट को उनकी कार्स तक छोड़ने बाहर आए। मेरा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करने एक तरफ चला गया। मैं होटल के बाहर अपने ड्राइवर का इंतजार करने लगा। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, अरे भाई यानजी, आप यहां? मैंने मुड़कर देखा। मेरे सामने सॉन्ग यीचन और प्रेसिडेंट सू खड़े थे। सॉन्ग यीचन का हाथ प्रेसिडेंट सू की कमर पर था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वे किसी कपल से कम नहीं थे। मुझे देखते ही सॉन्ग यीचन मुस्कुराया और प्रेसिडेंट सू से बोला, प्रेसिडेंट सू, लगता है भाई यानजी आपसे मिलने आए हैं। आप दोनों बात कर लीजिए, मैं चलता हूं। वो मुड़कर जाने का ड्रामा करने लगा, लेकिन मैं समझ गया था उसे जाने का कोई इरादा नहीं था। उसी टाइम प्रेसिडेंट सू ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो और भी करीब आ गई और लगभग उसकी चेस्ट से लग गई। फिर उसने मेरी तरफ घमंड भरी नजर डालते हुए कहा, क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि तुम्हें सेकंड चांस नहीं चाहिए? तो फिर यहां क्यों आए हो? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है पे यानजी, तुम अपना आखिरी चांस पहले ही खो चुके हो। उसका बिहेवियर देखकर मुझे हैरानी नहीं हुई। सॉन्ग यीचन के सामने वो हमेशा एक अलग इंसान बन जाती थी। मैंने शांत आवाज में कहा, तुम गलत समझ रही हो। मैं अपने दोस्त के साथ डिनर करने आया था, अब बस वापस जा रहा हूं। मैं हल्का सा हंस पड़ा। प्रेसिडेंट सू बोली, सॉरी यानजी, मैं खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अनएम्प्लॉयड होने के बाद भी तुम अपने दोस्तों के साथ इतने एक्सपेंसिव होटल में खाना खाकर इतनी वेस्टफुल स्पेंडिंग करोगे। मैं तुरंत समझ गया कि वो मेरा मजाक उड़ा रही थी। प्रेसिडेंट सू ने मुझे घृणा भरी नजरों से देखते हुए कहा, पे यानजी, सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने नीचे गिर जाओगे। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं अपना एक पल भी उन दोनों पर वेस्ट नहीं करना चाहता था। मेरी साइलेंस देखकर प्रेसिडेंट सू को लगा कि मैं शर्मिंदा हूं। उसे सॉन्ग यीचन की बातों पर और भी यकीन हो गया। वो तिरस्कार से मुस्कुराई। मुझे छोड़ने के बाद समझ में आया ना कि लाइफ कितनी मुश्किल होती है। अब रिग्रेट हो रहा है? मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। उसे अभी तक यह भी नहीं पता था कि मैं पहले ही अपने दोस्त की कंपनी में पार्टनर बन चुका हूं। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उसने गहरी सांस ली और फिर बोली, शुरुआत में तो मैं तुम्हें फॉरगिव करने के बारे में सोच भी नहीं रही थी, लेकिन आखिर हम इतने साल साथ रहे हैं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए अभी भी कुछ फीलिंग्स बाकी हैं। ऊपर से आज तुम खुद मेरे पास आए हो, इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी चांस देती हूं। अपना बिहेवियर सुधार लो। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मेरी नजर सीधे सॉन्ग यीचन पर गई। उसके चेहरे पर साफ नर्वसनेस थी। लगता था प्रेसिडेंट सू ने उससे इस डिसीजन के बारे में पहले कभी बात ही नहीं की थी। कुछ देर चुप रहने के बाद वो हकलाते हुए बोला, प्रेसिडेंट सू, मुझे लगता है आपको इस बारे में अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। पुराने रिलेशनशिप में वापस जाना शायद सही डिसीजन नहीं होगा। मुझे लगभग हंसी आ गई। क्लियरली इन दोनों ने आपस में कभी ये डिसाइड ही नहीं किया था कि आखिर करना क्या है। प्रेसिडेंट सू ने सॉन्ग यीचन की बात पूरी तरह इग्नोर कर दी। वो फिर मेरी तरफ मुड़ी और बोली, सुना तुमने पे यानजी, कितने लोगों ने मुझे समझाया कि मुझे तुम्हारे साथ दोबारा नहीं जुड़ना चाहिए। सब कहते हैं कि तुम अब मेरे लायक नहीं रहे। हर दिन कोई ना कोई मुझे तुमसे रिलेशनशिप खत्म करने की सलाह देता था, लेकिन मैंने सिर्फ हमारे पुराने रिलेशनशिप की वजह से तुम्हें टॉलरेट किया।
आज तक मुझे समझ नहीं आया कि आखिर किसने तुम्हें बहका दिया कि तुमने मुझसे ब्रेकअप करने की हिम्मत कर ली। सब लोग कहते थे कि तुम कितने लकी हो, लेकिन तुम्हें अपनी लक की कोई कदर ही नहीं थी। वो लगातार बोलती जा रही थी। उसी टाइम पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, यांजी। मैंने मुड़कर देखा, मेरा दोस्त वहां आ चुका था। मैंने राहत की सांस ली। वो हमारे पास आया और मुस्कुराकर बोला, ये दोनों कौन है? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, बस मेरी एक फॉर्मर कॉलीग है। मेरी बात सुनते ही प्रेसिडेंट सू का चेहरा तुरंत बदल गया। पहले जब वो मुझे डेट्स पर ले जाती थी तो कभी मेरा इंट्रोडक्शन अपने बॉयफ्रेंड के रूप में नहीं कराती थी। हर बार यही कहती, ये मेरे कॉलीग हैं। लेकिन आज जब मैंने भी उसे सिर्फ फॉर्मर कॉलीग कहा तो वो खुद इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। पेयन जी, अब और ड्रामा मत करो। मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहती। मैं जानती हूं कि तुम्हें किस बात की परेशानी है। अगर तुम दोबारा मेरे साथ आ जाओ। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, मेरा दोस्त अचानक हंस पड़ा। बस 10% शेयर्स देकर इसे वापस बुलाना चाहती हो? वो मुस्कुराते हुए बोला, सॉरी, लेकिन मैंने तो इसे अपनी कंपनी में पार्टनर बना दिया है। इसे पूरे 40% शेयर्स मिले हैं। ये सुनते ही प्रेसिडेंट सू का चेहरा बदल गया। एक पल के लिए वो बिल्कुल चुप रह गई, लेकिन अगले ही पल उसने ठंडी हंसी हासते हुए कहा, पेयान जी, सोच समझकर बातें किया करो। अलग अलग कंपनीज की वैल्यू अलग होती है। सिर्फ परसेंटेज देखकर कुछ प्रूव नहीं होता। इससे तो बस यही लगता है कि तुम्हारे दोस्त की कंपनी मेरी कंपनी से बहुत छोटी है। मुझे उससे बहस करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मेरे दोस्त ने भी उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसने मेरी तरफ देखा। मेरा दोस्त मेरी तरफ देखकर बोला, ड्राइवर आ गया? मैं अभी ऐप खोल ही रहा था कि वैले पार्किंग की यूनिफॉर्म पहने एक स्टाफ मेंबर दौड़ता हुआ हमारे पास आया। सर, आपने वैले बुलाया था? आपकी कार कहां है? मैंने बिना कुछ सोचे अपनी कार कीज उसे दे दी। 2 मिनट्स बाद एक चमचमाती पोर्शे हमारे सामने आकर रुकी। वैले कार से उतरते हुए बोला, सर, आपकी कार तो कमाल की है। इसकी प्राइस तो बहुत ज्यादा होगी। मैं मुस्कुराया। उसी टाइम मेरी नजर सॉन्ग यीचन पर पड़ी। उसका चेहरा पूरी तरह उतर चुका था। प्रेसिडेंट सू भी उस पोर्शे को घूर रही थी। उसकी आंखों में साफ सरप्राइज दिखाई दे रहा था। मेरा दोस्त मुस्कुराया और जानबूझकर ऊंची आवाज में बोला, महंगी तो नहीं, बस 2 मिलियन युआन से थोड़ी ज्यादा की है। कंपनी ने यांजी को बोनस के तौर पर दी है। फिर उसने मुस्कुराकर सॉन्ग यीचन की तरफ देखा। हाँ, वैसे मेरे भाई को अभी भी एक ड्राइवर की जरूरत है। अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो मैं इंटरव्यू अरेंज कर सकता हूं। मेरी दोस्त ने फाजिया को अपनी कंपनी में ड्राइवर की जॉब दे दी। उसने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। इसके बाद हम सब ने अपना पूरा फोकस काम पर लगा दिया। हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक सक्सेसफुल होने लगे। इधर मैंने नोटिस किया कि प्रेसिडेंट सू और सॉन्ग यीचन दोनों अचानक शांत हो गए थे। न वे मुझे प्रोवोक कर रहे थे, न ही सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहे थे। मुझे लगा कि शायद अब उन्होंने हार मान ली है। लेकिन एक दिन मेरी दोस्त मेरे पास आई और बोली, प्रेसिडेंट सू का फोन आया था। लगता है वो जल्द ही तुमसे बात करेगी। दोपहर में सचमुच प्रेसिडेंट सू का कॉल आ गया। इस बार उसकी वॉइस पहले जैसी एरोगेंट नहीं थी। वो बहुत कॉम थी। उसने कहा, यांजी, अब जिद छोड़ दो, फिर से साथ आ जाते हैं। मैंने तुम्हारी दोस्त से बात की। उसने बताया कि पहले उसने भी तुम्हें अपनी कंपनी में बुलाया था, लेकिन तुमने मेरे लिए उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। मुझे अब एहसास हुआ कि तुमने मेरे लिए कितना कुछ छोड़ा। वो कुछ पल रुकी और फिर बोली, मैं मानती हूं कि सॉन्ग यीचन के आने के बाद मैंने तुम्हें बहुत इग्नोर किया, लेकिन हम 10 ईयर से साथ हैं। क्या सिर्फ 10 महीने की गलतियों की वजह से हमारा रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा? उसकी बात सुनकर मुझे पुराने दिन याद आ गए। जब हमारे पास पैसे नहीं थे तब भी हम साथ थे। हर मुश्किल में हमने एक दूसरे का साथ दिया था। एक बार इन्वेस्टमेंट पाने के लिए मुझे बहुत अल्कोहल पीनी पड़ी थी। मैं बेहोश हो गया था। उस रात प्रेसिडेंट सू मुझे अकेले हॉस्पिटल लेकर गई थी। 7 दिनों तक उसने मेरी केयर भी की थी। शायद उस समय वो सच में मुझसे प्यार करती थी। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि तभी फोन पर सॉन्ग यीचन की आवाज आई। वो बोला, भाई यांजी, अगर मेरी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपको ठीक लगे तो मैं कल ही कंपनी छोड़ दूंगा। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अगर मैं वापस चला भी जाता तो हमेशा उनके रिलेशनशिप के बीच तीसरा इंसान ही बना रहता। मैंने शांत आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। कंपनी के 50% शेयर्स और अपनी हाफ प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। मुझे पहले से पता था कि प्रेसिडेंट सू इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी। फोन पर कई मिनट्स तक साइलेंस छाया रहा। आखिरकार सॉन्ग यीचन गुस्से में बोला, भाई यांजी, ये कैसी कंडीशन है? क्या आपको पता है कि कंपनी को यहां तक पहुंचाने के लिए प्रेसिडेंट सू ने कितनी मेहनत की है? आप एक ही बार में हाफ कंपनी और हाफ प्रॉपर्टी मांग रहे हैं। क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सिर्फ प्रेसिडेंट सू से कहा, हम दोनों स्मार्ट हैं। हमें अच्छी तरह पता है कि किस चीज की क्या वैल्यू होती है। अगर तुम सच में मुझे वापस चाहती हो तो अपनी बात प्रूव करके दिखाओ। फिर मैंने कहा, हम दोनों समझदार हैं। बिना कुछ खोए सब कुछ पाना पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे वापस पाना चाहती हो तो प्राइस भी चुकानी होगी। मैं तुम्हें 3 डेज देता हूं, सोच लो। इतना कहकर मैंने कॉल कट कर दिया। शाम को उसका फिर फोन आया। वो बोली, क्या 50% शेयर्स की जगह 20% नहीं चल सकते? मैंने साफ मना कर दिया। हाफ मतलब हाफ, इससे कम नहीं। अगर ये मंजूर नहीं है तो दोबारा फोन मत करना। फोन रखने के बाद मैं सोचने लगा, अगर वो सच में मुझे छोड़ना चाहती थी तो अब मुझे वापस क्यों बुला रही थी? 3 दिन बीत गए। उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया।
मैं भी अपने नए प्रोजेक्ट में पूरी तरह बिजी हो गया। जिस दिन हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, दोस्तों ने सेलिब्रेशन पार्टी रखी। रात देर से मैं घर लौटा और सो गया। अचानक आधी रात को मेरा फोन बजा। कॉल किसी अननोन लड़की की थी। उसने घबरा कर कहा, क्या आप सू मैडम के बॉयफ्रेंड हैं? वो बहुत ड्रंक हैं और घर जाने से मना कर रही हैं। प्लीज आकर उन्हें ले जाइए। मैंने शांत आवाज में कहा, अब मैं उनका बॉयफ्रेंड नहीं हूं, किसी और को बुलाइए। लेकिन वो लड़की बार बार रिक्वेस्ट करती रही। मैंने उसकी लोकेशन मंगवाई। लोकेशन मिलते ही मैंने वहां खुद जाने के बजाय पुलिस को फोन कर दिया। फिर फोन साइलेंट करके वापस सो गया। सुबह उठते ही देखा प्रेसिडेंट सू की दर्जनों मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस पड़े थे। पहले वो गुस्से में थी, फिर रोने लगी। उसका कहना था, मैंने बस एक छोटी सी गलती की थी, तुम इतने रूथलेस कैसे हो गए? थोड़ी देर बाद उसका फिर फोन आया। इस बार उसकी आवाज टूटी हुई थी। वो बोली, मैं हार गई हूं, 50% शेयर्स भी तुम्हारे और मेरी हाफ प्रॉपर्टी भी तुम्हारी, बस वापस आ जाओ। मैं चुप रहा। उसे आखिर समझ आ गया कि मुझे उसकी वेल्थ नहीं चाहिए। वो धीरे से बोली, पेयान जी, अब मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पा रही। उसे तेज फीवर था। खांसते हुए उसने कहा, मैं फिर उसी घर में आ गई हूं जब तुम्हें फीवर था और मैं तुम्हारे पास नहीं थी। क्या तुम भी ऐसे ही अलोन महसूस करते थे? मेरे पास कोई आंसर नहीं था। फिर उसने पूछा, तुम्हारी बनाई हुई सारी पेंटिंग्स कहां हैं? मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, लेकिन कहीं भी नहीं मिली। मैंने शांत आवाज में कहा, मैंने उन्हें बर्न कर दिया। फोन की दूसरी तरफ कुछ पल के लिए कंप्लीट साइलेंस छा गया। फिर उसकी सॉब सुनाई देने लगी। वो रोते हुए बोली, तुमने घर बेच दिया, सारी मेमोरीज भी मिटा दी, मुझे एक भी चांस नहीं दिया। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं जानता था कि उसे अपनी गलती का नहीं, मुझे लूज करने का पछतावा था। अगर टाइम पीछे भी चला जाता तो शायद वो वही सब दोबारा करती। मैंने आखिरी बार कहा, अगर तब तुम्हें मेरी परवाह होती तो आज ये दिन नहीं आता। अपना ख्याल रखना। इतना कहकर मैंने फोन कट कर दिया और हमेशा के लिए आगे बढ़ गया।